Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 3 of chapter 23 of NBF Biology 12, and today we are going to discuss the experimental evidence of DNA as hereditary material in the form of Griffith experiment and Avery's experiment. DNA as hereditary material। अच्छा बेटे, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने ये माइंड में रखना है कि डीएनए जिसको आजकल तो हम जानते हैं कि ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन शुरू में जब ये डीएनए डिस्कवर हुआ था, डीएनए की डिस्कवरी हुई थी कोई 1869 में बाय द नेम ऑफ न्यूक्लिन। पहले इसको न्यूक्लिन के नाम से रिपोर्ट किया था, आपने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी होगी। और उसके बाद 1920 में इसकी केमिकल कंपोजिशन डिटेल से वर्कआउट हो चुकी थी और ये पता चल गया था डीएनए और आरएनए दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। और फिर 1962 के अंदर जाकर इसका डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो वर्कआउट हुआ। लेकिन डीएनए का हेरिडिटरी रोल के डीएनए दरअसल जेनेटिक मटेरियल है, ये जाकर कोई एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। द हेरिडिटरी रोल वाज डिटरमिन्ड इन 1944। लेकिन 1944 से पहले एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें थोड़ा सा एक क्लू मिला था अबाउट डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, तो वो क्लू सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ये क्लू था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। फ्रेडरिक ग्रिफिथ तो 1928 में इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में अगरचे ये बात साबित तो नहीं हुई थी कि डीएनए दरअसल हेरिडिटरी मटेरियल होता है, लेकिन एक थोड़ा सा क्लू मिला था और फिर उसी डायरेक्शन पर चलते हुए आखिरकार 1944 के अंदर ये बात वर्कआउट हो गई, ये बात वाज़ेह हो गई कि डीएनए ही दरअसल हेरिडिटरी मटेरियल है। तो हम पहले ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे कि इससे क्या बात कंक्लूड हुई थी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर ये एक्सपेरिमेंटेशन की गई थी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये किसका कॉजेटिव एजेंट है? निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट है। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की दो डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। एक फॉर्म जो वाइल्ड टाइप फॉर्म थी, वाइल्ड टाइप का मतलब है जो कॉमनली अकरिंग फॉर्म होती है। तो ये जो वाइल्ड टाइप फॉर्म थी इसकी सरफेस के ऊपर पॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट था, ठीक है। और जबकि इसकी एक और म्यूटेंट फॉर्म अपीयर हुई, ग्रिफिथ जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन इसने देखा कि ये जो कॉलोनीज होती हैं एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की, इनमें से बाज कॉलोनीज समटाइम ऐसी डेवलप हो जाती हैं जिनकी सरफेस पर ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। तो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की एब्सेंस की वजह से ये कॉलोनी थोड़ी रफ नजर आती है। तो ये जो रफ फॉर्म है इसकी, रफ फॉर्म ये कंपैरेटिवली रेयर फॉर्म थी जो कि कभी कभार अपीयर होती थी। इसके मुकाबले में ये जो स्मूथ फॉर्म है जिसके ऊपर कैप्सूल मौजूद है, इसे हम कहेंगे स्मूथ टाइप। तो ये स्मूथ टाइप कॉलोनी रखने वाले बैक्टीरिया थे, ये ज़्यादा कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया थे। और ये चूँकि निमोनिया की डिजीज़ कॉज करते थे, तो इस बात को चेक करने के लिए कि क्या ये जो रफ फॉर्म है इसके अंदर भी ये निमोनिया कॉज करने की सलाहियत है या नहीं, तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया।
अब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या किया गया कि इसमें रफ स्ट्रेन जो था ना उसको चेक किया माइस की बॉडी में इंजेक्ट करके, इसका एक इंजेक्शन प्रिपेयर किया एंड दैट इंजेक्शन वाज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द माइस। और माइस में जब ये इंजेक्शन लगाया तो काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बावजूद कोई डिजीज़ डेवलप ना हुई एंड द माइस रिमेन अलाइव। इससे ये बात लग रही है कि जो रफ फॉर्म है वो डिजीज कॉज नहीं करते, ठीक है ना। नॉन विरुलेंट होने का मतलब है नॉन डिजीज कॉजिंग, ये नॉन डिजीज कॉजिंग है। अच्छा, एज अ कंट्रोल इन्होंने ये जो स्मूथ टाइप, जिसके बारे में ऑलरेडी ये पता तो था कि ये डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन हमेशा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के साथ हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं, तो एज अ कंट्रोल ये स्मूथ टाइप का इंजेक्शन भी तैयार किया गया और माइस के एक और ग्रुप में ये इंजेक्शन लगाया गया ताकि ये कंपैरिजन हो सके कि वाकई ये डिजीज कॉज होती भी है कि नहीं। तो जब ये स्मूथ स्ट्रेन का इंजेक्शन बना के माइस के एक और ग्रुप में लगाया तो ऐसी सूरत में इन माइस की थोड़े दिन के बाद निमोनिया की वजह से डेथ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये बात कंफर्म हो गई कि जो स्मूथ टाइप है, जो कि ऑलरेडी इसके बारे में ये पता था कि ये विरुलेंट है, डिजीज कॉज करने की सलाहियत रखती है, और यहां पर दरअसल चेक किसको करना था, रफ स्ट्रेन को। तो रफ स्ट्रेन यहां पर चेक हो गया कि ये नॉन विरुलेंट है, ठीक है। यानी डिजीज जो है वो सिर्फ स्मूथ स्ट्रेन ही कॉज कर सकता है, रफ स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं कर सकता। यहां तक बात समझ में आई आपको? ये आपको 2 अटेम्प्ट्स अभी तक बताएंगे, मैंने अभी कोई कंक्लूजन वगैरह की बात नहीं की। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एक्सपेरिमेंट है कि 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, एक स्मूथ फॉर्म स्मूथ स्ट्रेन और दूसरे को रफ स्ट्रेन का नाम दिया गया। स्मूथ स्ट्रेन का मैंने क्या बताया, ये कैसी फॉर्म है, ये वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है, कॉमनली अकरिंग वाइल्ड टाइप। और इसके मुकाबले में जो रफ स्ट्रेन था, दिस वाज म्यूटेंट टाइप, यानी ये रेयरली अपीयर होती थी, म्यूटेंट। तो इस म्यूटेंट टाइप को, जो रेयरली अपीयर होने वाली फॉर्म थी, इसको टेस्ट करना था कि क्या इसके अंदर भी उसी तरह डिजीज कॉजिंग नेचर पाई जाती है जैसे कि इस वाइल्ड टाइप में पाई जाती है या नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। रफ स्ट्रेन को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया, सेम प्रोसीजर इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन के लिए भी यूज किया, और ये देखा कि स्मूथ स्ट्रेन ने तो डिजीज कॉज की बट रफ स्ट्रेन ने डिजीज कॉज नहीं की। तो इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर और ये रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। क्लियर होगी बात ये? अब आपसे सवाल ये है कि रफ और स्मूथ स्ट्रेन में जो बुनियादी डिफरेंस है दोनों बैक्टीरिया में, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, वो किस चीज का डिफरेंस है? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल का। ये जो स्मूथ फॉर्म है, इट हैज पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, इसके पास एक पॉलीसैकेराइड का बना हुआ कैप्सूल मौजूद है, जबकि रफ फॉर्म इस कैप्सूल से, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल से महरूम है, ठीक है। रफ के पास ये कैप्सूल नहीं है और स्मूथ के पास ये कैप्सूल है। ये तो है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। आप जरा मुझे सोच के बताइएगा, पूरी कंसंट्रेशन यहां पे आपकी रिक्वायर्ड है। दोनों में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पॉलीसैकेराइड कैप्सूल का है। जो स्मूथ फॉर्म है उसके पास कैप्सूल प्रेजेंट है और रफ के पास कैप्सूल नहीं है। अच्छा, दोनों की जो डिजीज कॉजिंग नेचर, उसमें क्या फर्क देखा आपने? यानी जो स्मूथ स्ट्रेन है उसमें डिजीज कॉजिंग एबिलिटी पाई जाती है और जो रफ स्ट्रेन है उसमें ये एबिलिटी मौजूद नहीं है, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, आप जरा इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को जरा रिलेट करें कि स्मूथ स्ट्रेन, उसके पास पॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट है और वो विरुलेंट भी है, डिजीज कॉजिंग नेचर रखता है, और रफ स्ट्रेन इसके पास पॉलीसैकेराइड कैप्सूल भी नहीं है और ये नॉन विरुलेंट है, इसमें डिजीज कॉजिंग एबिलिटी भी नहीं है। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को अगर रिलेट किया जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो डिजीज कॉजिंग नेचर है यानी विरुलेंस, इसका ताल्लुक किस चीज के साथ होगा आपके ख्याल में? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के साथ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से ग्रिफिथ ने भी सोचा था, ठीक है। ग्रिफिथ ने भी यही आइडिया गेस किया था कि ये जो विरुलेंस है ये किसी तरह से पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के साथ एसोसिएटेड है, यानी विरुलेंस इज समहाउ एसोसिएटेड विद पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। ग्रिफिथ का यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या था? इन 2 एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट द विरुलेंस
of S strain is somehow associated with polysaccharide capsule. आपको ये हाइपोथेसिस समझ में आया? Yes, sir. जिस तरह से आपने ये हाइपोथेसाइज किया, बिल्कुल इसी तरह से ग्रिफिथ ने भी इसी तरह से हाइपोथेसाइज किया था। आपकी और ग्रिफिथ की सोच कितनी मिलती जुलती है जी। हाँ जी बेटा, तो आप देखो इस हाइपोथेसिस को चेक किया गया कि क्या विरुलेंस वाकई पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के साथ एसोसिएटेड है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको चेक करने के लिए इन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया को हीट के जरिए अच्छी तरह से पहले किल किया। हीट की वजह से एस टाइप बैक्टीरिया का जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल जो है ना वो ऑलरेडी एक डेड मटेरियल है, एक नॉन लिविंग मटेरियल है। सॉरी, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल एक नॉन लिविंग मटेरियल है ऑलरेडी। उसकी सेहत पर हीट की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हीट की वजह से इन बैक्टीरिया का जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है वो एक्चुअली डेड होगा। तो पहले इस एस स्ट्रेन को अच्छी तरह से हीट से किल किया गया। उसके बाद फिर ये जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया थे इनका एक इंजेक्शन प्रिपेयर करके इनको माइस की एक बॉडी में इंजेक्ट किया, ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये जो विरुलेंस है ये वाकई पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की वजह से है या नहीं। अगर तो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल इस विरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो ऐसी सूरत में इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा, क्या डिजीज कॉज हो जाएगी। Yes, sir. और अगर ये विरुलेंस का ताल्लुक किसी अंदर के प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट से होगा तो इस केस में डिजीज कॉज नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखो, जब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन का इंजेक्शन इस माइस को लगाया गया तो ऐसी सूरत में ये माइस काफ़ी दिन इंतजार के बावजूद ना मर सके और ये बिल्कुल उसी तरह से उछलते कूदते रहे, सब के सब जिंदा रहे। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि विरुलेंस का ताल्लुक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के साथ नहीं है। यानी आपका और ग्रिफिथ का ये जो आइडिया था, ये हाइपोथेसिस दोनों रिजेक्ट हो गए कि विरुलेंस ऑफ एस स्ट्रेन इज नॉट एसोसिएटेड विद द पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। समझ आई बात। अगर यहां पर ये माइस की डेथ हो जाती, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगने से अगर इन माइस की डेथ हो जाती तो ये हाइपोथेसिस साबित हो जाता फिर। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ ना एक और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट लगाया, एक और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसके साथ जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन्होंने लगाया वो क्या था, वो ये था कि इन्होंने जैसे ये हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया इनको यहाँ पे जैसे इंजेक्ट किया ना, इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि ये हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को रफ बैक्टीरिया के साथ मिलाकर एक और इंजेक्शन तैयार किया। तो ये रफ बैक्टीरिया, रफ स्ट्रेन जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं ये नॉन वेरुलेंट हैं, और ये जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया हैं ये भी आपने देखा ये नॉन वेरुलेंट हैं। ठीक है। तो इन दोनों को अगर मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया जाए तो आपके ख्याल में क्या डिजीज कॉज होनी चाहिए? नो। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ग्रिफिथ भी ये समझ रहा था कि इस केस में डिजीज कॉज नहीं होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर उन तमाम माइस की डेथ हो गई जितनों में ये इंजेक्शन लगाया गया था। और मजे की बात ये कि जब इन डेड माइस के ब्लड को चेक किया गया, इनका ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड को जब एनालाइज किया तो ये ग्रिफिथ ये देखकर हैरान रह गया कि इन डेड माइस की बॉडी के अंदर लाइव एस टाइप बैक्टीरिया मौजूद थे। लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वर देयर। हालांकि इसमें जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किए गए वो कौन से किस्म के थे? वो डेड थे, वो हीट से किल किए हुए थे। लेकिन ये इसके अंदर लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहां से आ गए फिर? तो यहां, हाँ जी, यहां जो है ना ये जो रिजल्ट था ये बड़ा सरप्राइजिंग था। ग्रिफिथ ने फाइनली ये बात कंक्लूड की कि यहां पर क्या हुआ होगा। ग्रिफिथ ने ये कहा कि जब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, स्मूथ स्ट्रेन को जब ये रफ स्ट्रेन के साथ कंबाइन किया गया तो कंबाइन करने से ये हुआ कि हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ये खुद तो डेड थे, लेकिन इनके पास जो इनका जेनेटिक मटेरियल था ना वो इनके अंदर तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था।
लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल बाय चांस यहाँ से माइग्रेट करके वो रफ स्ट्रेन के अंदर दाखिल हो गया और रफ स्ट्रेन की आने वाली जनरेशन में वही खसूसियात डेवलप हो गई जो कि स्मूथ स्ट्रेन में पाई जाती थी, यानी पॉलीसेकेराइड कैप्सूल भी उसके ऊपर डेवलप हो गया अगली जनरेशन के अंदर और विरुलेंस भी अगली जनरेशन में आ गई और इस तरह से वो जो रफ बैक्टीरिया थे वो स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए, यानी ट्रांसफॉर्म हो गए। इस प्रोसेस को उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन, कि यहां पर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। यहां पर एक्चुअली क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया थे इन्होंने रफ स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। सर जी सर, ये जो जेनेटिक मटेरियल ये तो रफ का ही है ना? नहीं, ये जेनेटिक मटेरियल हीट किल्ड का जेनेटिक मटेरियल है जो इसके अंदर तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन ये निकल कर अगर ये रफ के अंदर चला जाए तो रफ के अंदर वो तमाम खसूसियात अराइज हो जाएंगी जो स्मूथ के अंदर पाई जाती थी। इस तरह से रफ जो है वो स्मूथ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसकी अगली जनरेशन स्मूथ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस वजह से यहां पर लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पाए गए। तो जेनेटिक मटेरियल डेड नहीं हुआ? जेनेटिक मटेरियल जस्ट केमिकल है, तो उसके ऊपर वो हीट का जो इफेक्ट आएगा ना वो इस तरह से आएगा, टेम्परेरी इफेक्ट होगा और उसके बाद जब हीट खत्म होगी तो दोबारा से वो केमिकल अपनी उसी स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हीट की वजह से उस केमिकल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, अलबत्ता मशीनरी चूंकि डेड हो चुकी है, उसकी सेलुलर मशीनरी डेड हो चुकी है, तो उस हेरिडिटी मटेरियल को एक्सप्रेस होने का मौका नहीं मिल रहा। लिहाजा जब ये जेनेटिक मटेरियल यहां से निकलकर रफ बॉडी में जाएगा तो रफ बॉडी चूंकि लाइव मशीनरी कंटेन कर रही है, इस वजह से रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू एस स्ट्रेन। समझ आई बात? सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब मुझे बताइए कि क्या इस एक्सपेरिमेंट में यह बात साबित हुई कि डीएनए इज दैट हेरिडिटी मटेरियल जो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है? यस सर, थोड़ा बहुत शक हुआ था। नो, यहां पर बेटे अभी डीएनए का हमने नाम ही नहीं लिया। वो मैंने शुरू में तमहीद बांधते हुए डीएनए का जिक्र जरूर किया, लेकिन ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट आपने कहीं डीएनए का कोई जिक्र नहीं देखा। आपने जस्ट हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के अल्फाज देखे हमारी एक्सप्लेनेशन के अंदर। हमने यहां पर डीएनए का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। तो दरअसल इस एक्सपेरिमेंट से ये बात हरगिज कंफर्म नहीं हुई थी कि वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट दरअसल डीएनए था। ठीक है, तो बस यहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक आइडिया मिला था और बाद में इसी लाइन पर चलते हुए, यानी इसी डायरेक्शन पर चलते हुए एक और साइंटिस्ट की टीम ने 1944 में आखिरकार ये कंफर्म किया कि वो जो हेरिडिटी मटेरियल है वो दरअसल डीएनए है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, ये बात बाद में जाके कंफर्म हुई थी। इस बात की कंफर्मेशन के ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था या नहीं, एवरी एक्सपेरिमेंट को अब हम देखेंगे। आपके पास बुक के अंदर ये एवरीज एक्सपेरिमेंट एक एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल के तौर पर मौजूद है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको यहाँ पर अभी रिव्यू कर लेते हैं। बेशक आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप याद ना भी रखें, लेकिन आपको कम से कम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में ये एक्सपेरिमेंट हेल्प करेगा। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये किस तरह से इस बात को कंफर्म किया गया कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था वो दरअसल डीएनए ही था। ऑसवाल्ड एवरी और इसको असिस्ट किया था दो और साइंटिस्ट ने। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को स्लाइटली मॉडिफाई करके परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट को आमतौर पर एवरीज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका जो टीम लीडर था वो ऑसवाल्ड एवरी था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऐसा किया कि एस टाइप बैक्टीरिया, एस सेल्स, उसे लिक्विड मीडियम के अंदर कल्चर किया। ये आप देख रहे हैं कि इस लिक्विड मीडियम के अंदर एस सेल्स को कल्चर किया जा रहा है और ये लाइव एस सेल्स हैं। और इन बैक्टीरिया को यहां पर कल्चर करने के बाद इन्हें सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूज करने का मकसद ये था कि मीडियम से इन बैक्टीरिया को सेपरेट कर लिया जाए। तो आप देखें कि ये जो एस सेल्स हैं दे आर सेंट्रीफ्यूज और दे आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इस तरह से एक पैलेट की फॉर्म में ये बैक्टीरिया
आइसोलेट कर लिए गए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मीडियम। यहीं पर बस ना की गई बल्कि इन सेंट्रीफ्यूज एस टाइप बैक्टीरिया को फिर हीट से ट्रीट किया गया ताकि इन बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल किया जा सके, जैसा कि ग्रिफिथ ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। उसने भी हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इसी तरह से इन्होंने भी पहले एस टाइप बैक्टीरिया को कल्चर किया है एक मीडियम के अंदर और इन फ्रेशली कल्चर्ड एस टाइप बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज करके आइसोलेट कर लिया और इनको आइसोलेट करने के बाद फिर हीट से ट्रीट किया गया ताकि इनको मुकम्मल तौर पर किल किया जा सके, इनके प्रोटोप्लाज्म को बिल्कुल किल किया जा सके। और उसके बाद फिर हीट से किल करने के बाद इन सेल्स को होमोजेनाइज कर लिया, यानी दोबारा इसको किसी होमोजेनाइजर के जरिए मिक्स कर दिया और ये मिक्सचर फिर से फिल्टर कर लिया गया। ये जो मिक्सचर था इसको मीडियम के अंदर इस तरह से होमोजेनाइज कर लिया आफ्टर किलिंग और उसके बाद फिर इनका फिल्ट्रेट हासिल कर लिया, इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इससे ये हुआ कि ये एस टाइप बैक्टीरिया जो मीडियम के अंदर कल्चर हो रहे थे और फिर उसके बाद इनको पैलेट के अंदर आइसोलेट करने के बाद थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन इनको हीट से ट्रीट किया ताकि ये किल हो जाए और उसके बाद फिर हीट से किल किए गए एस टाइप बैक्टीरिया को जब दोबारा होमोजेनाइज किया है, यानी इसको बहुत हाई स्पीड के ऊपर ग्राइंड किया गया है ताकि वो सारे के सारे बैक्टीरिया एक कंज्यूमर सा बन जाए, एक मिक्सचर बन जाए डिफरेंट कंपोनेंट्स का, और फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसका एक फिल्ट्रेट हासिल कर लिया। तो ये जो फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्ट किया इसके अंदर अब इन बैक्टीरिया की डेड बॉडीज मौजूद होंगी और वो डेड बॉडीज भी मुकम्मल तौर पर नहीं होंगी बल्कि उनके कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे इस फिल्ट्रेट के अंदर इनके एक्सट्रैक्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, आरएनए एंड डीएनए होंगे। तो ये इस तरह से इनके कंटेंट्स एक किस्म के हासिल कर लिए गए हैं। तो यूं एस टाइप बैक्टीरिया को इस तरह की ट्रीटमेंट से गुजारा गया और ये फिल्ट्रेट हासिल कर लिया जिसे एस फिल्ट्रेट अब कहा जा रहा है। अब इस एस फिल्ट्रेट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप देख रहे हैं कि एस फिल्ट्रेट का एक सैंपल एक अलग ट्यूब के अंदर एज इट इज रख लिया गया, लेकिन एक दूसरे ट्यूब के अंदर कुछ एस फिल्ट्रेट को प्रोटीएज एंजाइम के साथ ट्रीट करके ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से जो प्रोटीएज से ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट होगा उसके अंदर जाहिर प्रोटीन्स मौजूद नहीं होंगी। प्रोटीएज ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह से जिस सैंपल को प्रोटीएज से ट्रीट किया गया होगा वहां पर प्रोटीन के अलावा बाकी कंटेंट्स तो प्रेजेंट होंगे इस एस फिल्ट्रेट के, लेकिन प्रोटीन्स मौजूद नहीं होंगी। लेकिन ये एक ट्यूब आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो कंप्लीट एस फिल्ट्रेट था वो सारे का सारा मौजूद है। इसी तरह से एक और ट्यूब के अंदर एस फिल्ट्रेट का कुछ सैंपल लेकर उसको राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ ट्रीट किया गया है। राइबोन्यूक्लियेज ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, लिहाजा इस ट्यूब के अंदर जो एस फिल्ट्रेट होगा उसमें आरएनए मौजूद नहीं होगा, बाकी कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे, आरएनए मौजूद नहीं होगा। और इसी तरह से एक चौथी और ट्यूब ली गई है जिसमें एस फिल्ट्रेट का कुछ सैंपल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज के साथ ट्रीट करके ऐड किया गया है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह से इस ट्यूब के अंदर जो एस फिल्ट्रेट है उसके अंदर डीएनए मौजूद नहीं होगा। अब आप देखिए कि ये जो ओरिजिनल एस फिल्ट्रेट हासिल किया गया था जिसके अंदर ये तमाम के तमाम कंटेंट्स प्रेजेंट थे, तो उस एस फिल्ट्रेट को एक ट्यूब के अंदर एज इट इज रखा गया और उसका कुछ हिस्सा एक दूसरी ट्यूब के अंदर प्रोटीएज के साथ ट्रीट करके ऐड किया गया और उसी का कुछ हिस्सा तीसरी ट्यूब के अंदर राइबोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करके ऐड किया गया और इसी एस फिल्ट्रेट का कुछ हिस्सा एक चौथी ट्यूब के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करके ऐड कर लिया गया। इस तरह जब इस एस फिल्ट्रेट को 4 फ्रैक्शंस में यूं डिवाइड कर दिया और इनको डिफरेंट ट्रीटमेंट से गुजारा गया है, सिवाय फर्स्ट वन के बाकी सबको यूं ट्रीट किया हुआ है। तो उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या था। अगले स्टेप के अंदर अब इन चारों ट्यूब में मौजूद ये डिफरेंट काइंड के एस फिल्ट्रेट, जिसमें पहली ट्यूब के अंदर ओरिजिनल एस फिल्ट्रेट है और बाकियों में ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट है, तो इनको अब आगे फर्दर टेस्ट किया गया है। तो इसमें जो फर्दर टेस्ट है उसे कहा जाएगा एसे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को असेस करने की कोशिश की गई है। तो यहां पर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन को असेस करने का जो तरीका अख्तियार किया गया वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट था। इसमें ऐसा किया है कि इन्होंने लाइव आर सेल्स के साथ एस फिल्ट्रेट को कंबाइन किया। अब आप देखिए कि ये जो पहली ट्यूब थी इसके अंदर कंप्लीट एस फिल्ट्रेट था
जब लाइव आर सेल्स के साथ ये ओरिजिनल एस फिल्ट्रेट कंबाइन किया गया एक मीडियम के अंदर, जब इन दोनों को इकट्ठा किया गया तो ऐसी सूरत में ये देखा गया कि क्या ये एस फिल्ट्रेट का कोई कंपोनेंट आर सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब होता है या नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ इस तरह से सामने आया कि ट्रांसफॉर्मेशन इस बार हो गई, और जो इस मीडियम के अंदर दोबारा सैंपल लेकर उसको टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस मीडियम के अंदर अब लाइव एस सेल्स भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि अभी इस मीडियम के अंदर जस्ट एस फिल्ट्रेट को आर सेल्स के साथ कंबाइन किया गया था, लेकिन यहां पर आर सेल्स के साथ लाइव एस सेल्स का अपीयर हो जाना ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एस फिल्ट्रेट के अंदर वो कंपोनेंट मौजूद है जो आर सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हुई है। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जो ओरिजिनल एस फिल्ट्रेट है इट कंटेन्स दैट एक्टिव फैक्टर बाय विच ट्रांसफॉर्मेशन हैज अकर्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कंट्रोल के तौर पर कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके रिजल्ट के साथ बाकियों को कंपेयर किया जाएगा। इसमें आपने गौर किया था कि जो एस फिल्ट्रेट यूज किया था उसको हमने विदाउट एनी ट्रीटमेंट यूज किया है। जो ओरिजिनल एस फिल्ट्रेट यहां से कलेक्ट किया गया था तो उसी एस फिल्ट्रेट को आर सेल्स के साथ कंबाइन करके यहां पे यूज किया गया है, और इससे ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब है कि एस फिल्ट्रेट के अंदर वो कंपोनेंट जरूर मौजूद है जो असल में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जिस कंपोनेंट की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी आर सेल्स की और वो एस सेल्स में तब्दील हो गए थे, तो वो कंपोनेंट इस एस फिल्ट्रेट के अंदर भी मौजूद है। लेकिन वो कंपोनेंट है कौन सा, तो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो बकाया ट्रीटेड सैंपल्स थे इस एस फिल्ट्रेट के, जिसमें आपको अभी बताया गया था कि प्रोटीएज के साथ एक सैंपल को ट्रीट किया हुआ था और एक एस फिल्ट्रेट के सैंपल को राइबोन्यूक्लियस के साथ और एक को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट किया गया था। तो इनको भी फिर इसी तरह से 1 बाय 1 चेक किया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटीएज ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट था उसको आर सेल्स के साथ कंबाइन किया गया। तो प्रोटीएज ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट जिसके अंदर एक्चुअली प्रोटीन नहीं होगी, बाकी सारे कंटेंट्स होंगे, तो आर सेल्स के साथ जब इनको कंबाइन किया गया मीडियम के अंदर, तो अगर तो प्रोटीन वो एक्टिव फैक्टर हुआ जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो ऐसी सूरत में यहां इस एक्सपेरिमेंट में फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस एस फिल्ट्रेट इस प्रोटीएज ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट के अंदर प्रोटीन हरगिज नहीं है, बाकी कंटेंट्स मौजूद होंगे। तो अब आप देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आया था। तो इसका रिजल्ट बिल्कुल प्रीवियस रिजल्ट जैसा, यानी यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहां पर जब दोबारा सैंपल को चेक किया गया तो इस मीडियम के अंदर लाइव एस सेल्स पाए गए, यानी कुछ आर सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए थे इनटू लाइव एस सेल्स। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि वो एक्टिव फैक्टर प्रोटीन हरगिज नहीं है, क्योंकि आपको याद है कि ये प्रोटीएज ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट था। तो अगर प्रोटीन वो एक्टिव फैक्टर होता तो ऐसी सूरत में ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने का मतलब है और एस सेल्स के अपीयर हो जाने का मतलब है कि वो एक्टिव फैक्टर प्रोटीन हरगिज नहीं है। तो फिर वो एक्टिव फैक्टर क्या है, तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो एक और ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट सैंपल था जिसको राइबोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट किया गया था, इसको भी इसी तरह से टेस्ट किया लाइव आर सेल्स के साथ मिक्स करके। ये आरएनएस ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट सैंपल जब एक मीडियम के अंदर रखा गया और उसके बाद ऑब्जर्व किया गया कि इस मीडियम के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस हुई है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब इस मीडियम में से सैंपल लेकर उनको एनालाइज किया तो यहां लाइव एस सेल्स अगेन पाए गए। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना और लाइव एस सेल्स का पाया जाना ये इस बात का एविडेंस है कि वो एक्टिव फैक्टर आरएनए भी हरगिज नहीं है। जैसे पीछे हमने प्रोटीन को कंफर्म कर लिया कि एक्टिव फैक्टर प्रोटीन भी नहीं है, और इसी तरह से यहां पर आरएनए भी कंफर्म हो गया है कि वो एक्टिव फैक्टर आरएनए भी हरगिज नहीं है, क्योंकि अगर आरएनए वो एक्टिव फैक्टर होता जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस आरएनए ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट में आरएनए कंटेंट्स बिल्कुल नहीं होंगे। फिर आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर ये जो डीएनए ट्रीटेड एस फिल्ट्रेट था इसको आर सेल्स के साथ कंबाइन करके देखा गया कि क्या इस दफा ट्रांसफॉर्मेशन होती है या नहीं। तो इस बार कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व ना की गई और इस मीडियम के अंदर सिर्फ आर सेल्स ही पाए गए।
कोई लाइव एस सेल्स यहां पर अपीयर नहीं हुए। जिस तरह से आपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लाइव एस सेल्स भी अपीयर हुए थे, लेकिन इस मीडियम के अंदर लाइव एस सेल्स अपीयर नहीं हुए। इससे यह बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, वो एक्टिव फैक्टर जिसकी वजह से एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यहां पर इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन उसी की वजह से हुई है, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वही एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो वो एजेंट कौन सा है? तो वो एजेंट असल में डीएनए है। तो इस तरह से ऑसवाल्ड एवरी और उसके साथियों ने सक्सेसफुली इस बात को कंफर्म किया कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो दरअसल डीएनए है। अगरचे ग्रिफिथ इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर सका था, उसने जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का एक आइडिया कंसीव किया था अपने उस एक्सपेरिमेंट से, बट बाद में फिर ये एवरीज और उसके साथियों ने 1944 के अंदर इस बात को कंफर्म किया कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो एक्चुअली डीएनए है। तो यूं इस तरह ये जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और उसकी आपने एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ एवरीज एक्सपेरिमेंट देखी, इससे ये बात बिल्कुल आया हो जाती है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में डीएनए उसका हेरिडिटी मटेरियल है। तो अगर हम यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि डीएनए इन बैक्टीरिया का हेरिडिटी मटेरियल है, तो हम इस बात को बाकी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जिस तरह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में डीएनए उनका हेरिडिटी मटेरियल है, तो यकीनन फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डीएनए ही उनका हेरिडिटी मटेरियल होगा। तो यूं ये बात कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर एक्ट करता है, ये इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो जाती है। 1944 के बाद 1952 में हर्शे एंड चेज लोगों ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, लेकिन वो बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की गई थी, और उसमें भी इस बात को कंफर्म किया कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए ही दरअसल उनका हेरिडिटी मटेरियल है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि ये किस तरह से कंफर्म हुआ कि बैक्टीरियोफेज में भी डीएनए ही उनका दरअसल हेरिडिटी मटेरियल होता है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.